मोबाइल अंदर रख लो तुम लोग। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है तुम लोगों का, अभी सारा रिप्लाई करना है। अंदर रखो फ़ोन। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम। क्या पढ़ लिया था? पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या जान लिए थे आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में? टाइप। अब लिखो आज इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होते हैं, मतलब प्रमुख निर्धारक तत्व या प्रमुख आवश्यक तत्व। नंबर 1 है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक संगठन होना चाहिए। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है सामान्य सिद्धांतों की एकता, मतलब कुछ ऐसे सिद्धांत हों जिस पे सब सहमत हों। सामान्य सिद्धांतों की एकता। और क्या है? नंबर 3 है संवैधानिक सिद्धांतों में विश्वास। संवैधानिक सिद्धांतों में विश्वास, मतलब जो संविधान है किसी भी देश का उसमें भरोसा हो। ठीक है, बहुत सारी पार्टियां शुरुआत में ऐसे बनती हैं को संविधान का ही विरोध करती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बनते हैं, बहुत सारे संगठन ऐसे बनते हैं। लेकिन अगर उसको पार्टी बनना है, राष्ट्रीय पार्टी बनना है, क्षेत्रीय पार्टी बनना है, राजनीतिक पार्टी बनना है, तो संविधान में विश्वास होना जरूरी है। ठीक है, अगला लिखो शासन पर प्रभुत्व की इच्छा। शासन पर प्रभुत्व की इच्छा। ठीक है, कि देखो पॉलिटिकल पार्टी का सबसे पहला ही मेन उद्देश्य ही होता है कि सत्ता पे प्रभुत्व बनाया जाए, सत्ता पे कब्जा किया जाए, उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, कल ही हम लोग बात कर लिए थे इसके बारे में, है ना। आज और लिखो, एक लिस्ट लो, 5th है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हितों से जुड़ाव। राष्ट्रीय हितों से जुड़ाव, मतलब ऐसा ना हो कि राजनीतिक पार्टी के दलीय हित और राष्ट्रीय हित दोनों टकरा जाए आपस में, समझ रहे हो। क्योंकि देखो राजनीतिक पार्टियां तो ऐसी ही बनती हैं जो अलग राज्य की मांग करती हैं, कुछ तो अलग देश की मांग कर लेती हैं। ठीक है, तो वो ऐसी पार्टियों को पूरा देश या पॉलिटिकल सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो पार्टियां ऐसी हों जो राष्ट्रीय हितों के साथ अपने हितों को जोड़ लें। आगे लिखेंगे हम इसमें इसलिए एक लाइन लिखो, वर्क के अनुसार। वर्क ने कहा था कि, एडमंड वर्क जिसकी कल बात हुई थी, राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए, राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित समुदाय, राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित समुदाय ही राजनीतिक दल है। समुदाय मतलब इसने संगठित समुदाय कहा राजनीतिक दलों को जो क्या करते हैं, राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करते हैं। राष्ट्रीय हित तो समझते हो ना क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? राष्ट्रीय हित क्या होते हैं? अपने कार्यों को छोड़कर राष्ट्र के कार्यों को पहले देखो राष्ट्रीय हित में वो सभी, राष्ट्रीय हित बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट, वो सभी चीज़ें आ जाएंगी जिससे देश का फ़ायदा हो, देश के रिसोर्सेस में, देश के लोगों को, देश की एक तरह से हर तरीके से देश का फ़ायदा होना चाहिए, समझ रहे हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरीके से वो सारे क्या है, राष्ट्रीय हित। और राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए अलग अलग देश कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि युद्ध भी कर सकते हैं। अगर जब राष्ट्रीय हितों में खतरा आता है तो युद्ध भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग डालो, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व। महत्व क्या है लोकतंत्र में, राजनीतिक दलों का क्या महत्व है? लिखो इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज।
क्या क्या महत्व है। लिखो नंबर 1, स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसेंशियल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए आवश्यक है पब्लिक ओपिनियन बनाने में। ठीक है, और क्या है, नेक्स्ट लिखो दूसरा, चुनावों के संचालन के लिए आवश्यक है। चुनावों के संचालन के लिए आवश्यक। कैसे? अब देखो, लोकतांत्रिक सिस्टम में, खासकर दलीय प्रणाली वाले लोकतांत्रिक सिस्टम में, किसी एक तरह से ऐसा आदमी जो किसी दल से संबंध नहीं रखता, उसके लिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो गया, जिसको बोलते हैं निर्दलीय, है ना। क्यों? क्योंकि सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका दलों की ही होगी। तो इसीलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश की चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी, उसमें दल भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल। अगला लिखो 3rd, सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक। सभी वर्गों, इसेंशियल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल क्लासेस। इससे क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन होगा सबका। इसेंशियल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल क्लासेस, सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक है। जैसे अलग अलग दल बनते हैं, हमारे यहाँ तो बहुदलीय व्यवस्था है, छोटे छोटे दल, अलग अलग जातियों के दल बन जाते हैं, अलग अलग धर्मों के दल बन जाते हैं, अलग अलग समूहों के दल बन जाते हैं। और क्या करते हैं? अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अगला, सरकार के गठन और संचालन के लिए आवश्यक। सरकार के गठन और संचालन के लिए आवश्यक। अगला लिखो, टू कीप गवर्नमेंट पावर इन कंट्रोल, शासन को लिमिटेड रखने में सहायक। लिमिटेड गवर्नमेंट में, लिमिटेड गवर्नमेंट में सहायक, शासन को सीमित करने में, मर्यादित करने में, एक तरह से कर लो। शासन का, सरकार का असीमित हो जाना लोगों के लिए भी खतरा है। जब सरकार असीमित हो जाएगी तो लोगों की स्वतंत्रताएं बाधित हो जाएंगी। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा खासकर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इसी बेस पे है कि सरकार को कितनी शक्ति दी जाए और लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जाए। समझ रहे हो? मेन कॉन्सेप्ट यही है कि सरकार को कितना पावरफुल और लोगों को कितना फ्रीडम दिया जाए। जब सरकार की पावर ज़्यादा बढ़ेगी, डिलेमा क्या देखो, जब सरकार की ज़्यादा पावर बढ़ेगी तो लोगों की स्वतंत्रताओं का हनन होगा। समझ रहे हो? अब अगर लोगों की स्वतंत्रता ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो अराजकता में बदल सकती है, तो सरकार का जो रेलेवेंस है, सरकार का जो एग्जिस्टेंस है, वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए दोनों में एक संतुलन बना के रखना है कि लोगों की स्वतंत्रता और सरकार की पावर। अब डेमोक्रेसी के लिए लिमिटेड गवर्नमेंट ही सबसे बेस्ट है। जो संविधान बना होता है, सेपरेशन ऑफ पावर है अलग अलग हमारे सरकार के अंगों के बीच में, वो इसीलिए है कि क्या हो, सरकार क्या हो, लिमिटेड हो, सीमित हो, सीमित सरकार। अभी इसके आगे आप पढ़ेंगे संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसकी पहली विशेषता यही है, लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, अब लिखो अगला हेडिंग डालो, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य या उनकी भूमिका। रोल और फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी। रोल या फंक्शंस, रोल और फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में क्या इनकी भूमिका होगी, क्या क्या काम करते हैं। पहला लिखो, पहला वही जो पब्लिक ओपिनियन, लोकमत का निर्माण में सहायक है। निर्माण, लोकमत का निर्माण की मतलब पब्लिक ओपिनियन बनाना, किसी मुद्दे पे लेके, किसी पॉलिसी पे लेके लोगों की एक राय बनाना, एक तरह से यूनिटी को प्रमोट करना देश में। ठीक है, दूसरा लिखो इसमें, चुनावों का संचालन। चुनावों का संचालन, सरकार का गठन। नेक्स्ट है सरकार का गठन। अब सरकार कौन बनाता है? दल चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दल, और फिर जो इस दल को बहुमत मिलता है वही सरकार बनाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट लिखो,
वही पुराना ये शासन सत्ता को मर्यादित करना, सीमित करना, लिमिटेड गवर्नमेंट। अगला क्या इनका काम है? राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, एक्सपेंशन ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक चेतना का प्रसार। और क्या है? जनता और शासन के बीच संबंध स्टैब्लिश करना, जनता और शासन के बीच संबंध स्टैब्लिश करना। राजनीतिक राजनीतिक दल बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं इसमें। जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाना, जैसे जो दल सरकार में आ जाता है ना, जनता और शासन के बीच संबंध इस्टेब्लिश करना, संबंध स्थापित करना। अब से जो दल मान लो बहुमत में आया, सरकार बना लिया, अब वह जनता के बहुत सारे मुद्दों को इग्नोर करना चाहता है जो सरकार के लिए फायदेमंद नहीं होते, तो उन मुद्दों को कौन पहुंचाएगा? विपक्षी दल जो विपक्ष में है, वो सरकार के समक्ष रखेंगे, पार्लियामेंट में बात उठाएंगे। जैसे वर्तमान में देखो, वर्तमान सरकार मणिपुर के मुद्दे पे बात करना नहीं चाह रही है, लेकिन विपक्षी दल बार बार मणिपुर का मुद्दा ही उठा रहे हैं पार्लियामेंट में। समझ रहे हो? अब मणिपुर के लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाना ये राजनीतिक दल कर रहे हैं, और बखूबी कर रहे हैं, बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। बहुत सारे सांसद निलंबित हो गए इसमें, हुआ ना ऐसा? तो उसको चीज़ों को जोड़ो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। आगे लिखो अगला, श्रेष्ठ कानूनों को बनवाने में सहायक, मेकिंग ऑफ द बेस्ट लॉज को बनवाने में सहायक। अब जैसे देखो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया ना, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। तो क्या सभी दलों ने समर्थन किया? समझ रहे हो? क्योंकि यह आधी आबादी के हित में कानून था। समझ रहे हो? तो ये ऐसे बेस्ट कानून को बना। अगला कानून, जैसे अभी सेम सेक्स मैरिज पे चल रहा है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, हम फैसला नहीं देंगे इस पे। समझ रहे हो? अब कानून बनाएगी कौन? पार्लियामेंट। तो अब देख तो हमारे राजनीतिक दल कैसा अपना बिहेवियर दिखाते हैं, कैसे अपनी माइंडसेट दिखाते हैं कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या भी होगा वो पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, आगे लिखो, राजनीतिक शिक्षा का साधन। राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक शिक्षा का साधन होते हैं, लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत, शिक्षित करते हैं। राजनीतिक शिक्षा का साधन, ठीक है। अगला लिखो, राष्ट्रीय एकता का साधन। राष्ट्रीय एकता का साधन, और लिखो नेक्स्ट, निर्धन व्यक्तियों का चुनाव में खड़ा हो पाना संभव बनाते हैं। निर्धन व्यक्तियों का चुनाव में चुनाव में संभव बनाते हैं। कैसे? अब देखो, जैसे कल बात हुई थी कि लोग दल के सिंबल को वोट करते हैं, तो अगर किसी निर्धन आदमी को, गरीब आदमी को, पिछड़े आदमी को भी टिकट मिल गया, उसके पास पर्सनल लेवल पे इतना पैसा है नहीं खर्च करने का, तो वह दल की वजह से जीत जाएगा। तो ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी, मौका मिल जाता है। समझ रहे हो? और नेक्स्ट लिखो, लास्ट, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक। अब देखो, आज़ादी से पहले गांधी जी अलग अलग टाइप के मूवमेंट चला रहे थे, जैसे छुआछूत विरोधी, छुआछूत को प्रैक्टिस ना करो, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर दी, नशा विरोधी आंदोलन, शराब और जो भी अदर ड्रग्स हैं उनको बैन करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपदा आ जाए, पीड़ा एक तरह से देश के सामने, उसमें मदद करना लोगों की। जैसे मान लो कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, तो राजनीतिक पार्टियां तुरंत एक्टिव हो जाती हैं, उनके वर्कर जाके मदद करते हैं। एक्चुअली उनका मेन लक्ष्य वही है कि आज हम मदद करेंगे तो हमको ये बाद में वोट देंगे और हम राजनीति में, सत्ता में आएंगे, लेकिन मदद तो करते हैं ना, होती है नहीं मदद, है ना? अलग अलग एक्टिव हो जाते हैं, अलग अलग ग्रुप। ठीक, अब लिखो राजनीतिक दलों के दोष।
डिमेरिट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। डिमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नंबर 1 लिखो इसमें, वही जस्ट उसका अपोजिट कर दो, लोकतंत्र के विकास में बाधक। क्या लिखोगे? लोकतंत्र के विकास में बाधक। कैसे? देखो, अभी कल ही बात हुई थी कि जब कोई इंसान किसी दल का, राजनीतिक दल का मेंबर बन जाता है तो वह उसकी नीतियों के खिलाफ नहीं जा सकता। जो दल का एक होता है विप का कॉन्सेप्ट, विप, पॉलिटिकल पार्टियां विप जारी करती हैं कि आपको वोट करना है, इस पे तो करना है, भले आपका मन नहीं है, आप विरोध करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाओगे, अगर कर दोगे तो पार्टी से बाहर निकाल दिया जाओगे। तो ये कहाँ लोकतंत्र रहा? ये तो पार्टी तंत्र हो गया कि अलग अलग पार्टियां जो चाहती हैं वही हो रहा है। बात समझ आ रही है? इंग्लैंड में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इंग्लैंड में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी दल में हैं, दल में रहते हुए भी उस दल की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मेंबर्स मन करे ना करे, अगर पार्टी ने व्हिप जारी किया है तो आपको वोट के पक्ष में ही करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो ये लोकतंत्र कहाँ रहा फिर? ठीक है, लोकतंत्र में तो मेन केंद्र में, सेंटर में तो लोग, जनता होनी चाहिए, आदमी होना चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव है उस जनता का, जनता के बड़े समूह का। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एक सांसद या एक एमपी अपने आप में एक नहीं है, वह 10 से 20 लाख 50 लाख जनता का रिप्रेजेंटेटिव है। उसकी आवाज़ मानी जाएगी कि 20 लाख जनता की आवाज़ है, लेकिन वह अपनी आवाज़ व्यक्त नहीं कर पा रहा है दलगों के चक्कर में। बात समझ आ रही है? अगला लिखो, नैतिक स्तर में गिरावट। अब आप देखो कि आजकल खासकर राजनीति का जो स्तर है लगातार कैसे गिरता जा रहा है। एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के नेताओं पर कैसे कैसे लांछन, आरोप और यहाँ तक कि व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में एंटर कर रहे हैं। और बोलचाल का स्तर जो है वो देखो, टीवी डिबेट्स का स्तर देखो, देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो? ये तक लेवल आ रहा है कि हाथापाई हो जा रही है। समझ रहे हो? दो पार्टी के नेता किसी स्टूडियो में बैठे डिबेट कर रहे हैं, लड़ जा रहे हैं आपस में, गाली गलौज की बात आ जा रही है, मारपीट की बात आ जा रही है। हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों ने ये सपना नहीं देखा था कितना स्तर गिर जाएगा। उसले क्या लेवल था और आज क्या लेवल हो गया। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं। नेक्स्ट लिखो, शासन कार्यों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा। शासन कार्यों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा कैसे? देखो, जो थोड़ा सा रीढ़ वाला आदमी होता है ना, अपने सिद्धांतों पे चलने वाला आदमी होता है, वह इन चक्करों में फंसना नहीं चाहता, दलीय व्यवस्था के दलदल में। तो बहुत सारे जो ऐसे लोग जो बड़ा काम कर सकते हैं प्रशासन में, राजनीति में, वह दलीय व्यवस्था के इन्हीं कारणों की वजह से आते ही नहीं है प्रशासन में, सरकार में, और वह चुनाव नहीं जीत पाते। सबसे बड़ी बात तो ये कि बड़ा होशियार आदमी जो बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, बड़ा अच्छा विजन है उसके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन वह चुनाव ही नहीं जीतेगा, चुनाव नहीं जीत पाएगा वो। और जब चुनाव ही नहीं जीत पाएगा, अच्छा चुनाव कौन जीतता है? क्या सबसे बुद्धिमान लोग चुनाव जीतते हैं? अब कानून बनाना, नियम बनाना, ये तो एक प्रोफेशनल काम है, ट्रेंड लोगों का काम है, जिन्होंने उन चीज़ों में गहरी स्टडी की हो, रिसर्च की हो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ऐसे लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। पहुंचेगा कौन? जो साम दाम दंड भेद लगा के, कुछ भी लगा के चुनाव जीत जाए जल्दी से। तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति शासन प्रशासन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका फायदा नहीं ले पाती। हालांकि उनके लिए प्रावधान किया गया है। कैसे? राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार है।
कि भैया ऐसे लोग जो हैं तो बड़े प्रोमिनेंट लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते, उनको तुम सीधे राज्यसभा में नॉमिनेट करवा दो, लेकिन उसका भी मिसयूज हो रहा है। उन लोगों को नॉमिनेट कर दे रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां, उनके बड़े वरिष्ठ नेता जो नाराज चल रहे हैं, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया इस बार, कहेंगे चलिए आपको मंत्री नहीं बनाए हैं तो क्या कोई बात नहीं, आपको राज्यसभा भेज देते हैं, आप राज्यसभा में बैठिए। तो एक तरह से असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट करने का, दुखी नेताओं को खुश करने का रास्ता बन चुका है वो। जबकि प्रावधान ये था कि अलग अलग क्षेत्रों में, सोशल सर्विस में, प्रशासन में, संगीत में और खेल में, मतलब किसी भी फील्ड में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साइंस में, सब में, उनको वहाँ पहुँचाया जाएगा। लेकिन हो गया इसका उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन। जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन। क्या हो रहा है आजकल? अलग अलग पार्टियां अपने विचारों को अपने दलों के सदस्यों में इतनी गहराई से एक तरह से इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रही हैं कि लोगों के बीच में मतभेद बढ़ रहा है। एक मत पे आना, सहमत होना संभव ही नहीं रह गया है। और याद करिए, वो एक समय था कि हमारा पूरा संविधान, इंडियन नेशनल जो संविधान सभा थी, इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, उस टाइम पे पूरा संविधान सहमति से बना, वोटिंग की नौबत नहीं आई। भारत का संविधान सहमति के साथ बना है, ना कि वोटिंग के साथ। अब आज है, आज किसी मुद्दे पर सहमति बनना आसान नहीं है। वजह क्या है कि मतभेद इतना बढ़ गया है, मतभेद के साथ साथ मनभेद बढ़ रहे हैं लोगों के। समझ रहे हो? राजनीतिक मतभेद होना हो सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन राजनीतिक मतभेद को मनभेद बना लेना, पर्सनल विरोध बना लेना, ये खतरनाक है। कि जैसे जो सरकार में है वो अपने फ़ायदे के लिए सरकारी संस्थाओं का यूज करें, सीबीआई का यूज करें। अच्छा, ये आदमी हमारा विरोध कर रहा है पार्लियामेंट में, इसके घर सीबीआई भेजो, इसके घर ईडी भेजो, इसके घर सीबीसी भेजो, जांच कराओ, इसकी मुकदमा लगाओ। फर्जी मुकदमे डाले जाते हैं बहुत सारे नेताओं के ऊपर, किसी भी मामले में फंसा दो इसको, इसका करियर चौपट कर दो। समझ? और सब पार्टियां कर रही हैं बहुत बड़े लेवल पे। पहले ये उतना न्यूज़ों में नहीं दिखता था, इतना सामने नहीं आता था, अब सामने आ जाता है कि अपने विरोधियों के ऊपर फर्जी मुकदमे डालो, जो आपसे सवाल कर रहे हैं उनके मुंह बंद करा दो, डरा के, धमका के, कुछ भी करके। ठीक है, आगे लिखो, नेक्स्ट, राजनीति में भ्रष्टाचार। राजनीति में भ्रष्टाचार, अभी इस पे तो कल भी बात हुई थी कि राजनीति में वर्तमान समय में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, क्रोनी कैपिटलिज्म का। अब ये क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है? क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब है कि बहुत बड़े पूंजीपति या पूंजीपति वर्ग राजनीति में इंटर कर रहे हैं इनडायरेक्टली। कैसे? अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे वो, अपना कैंडिडेट जिताएंगे वो, और फिर फ़ायदा लेंगे। जैसे कल मैंने बताया था कि बड़े बड़े उद्योगपति पूरा चुनाव प्रचार का खर्चा कैसे करना है, सारी चीज़ मैनेज करेंगे, और बाद में सरकार जब स्टेब्लिश हो जाएगी तो रिसोर्सेज का बंटवारा करेंगे कि कोल आवंटन चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, बंदरगाह चाहिए, सड़क चाहिए, ठेका चाहिए सबका। समझ रहे हो? तो गरीबों के, आम जनता के हितों को दरकिनार किया जाएगा, और जो कुछ लोग हैं उन्हीं के हितों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, यही है क्रोनी कैपिटलिज्म। और अलग अलग गठजोड़ बन जाता है, नेता, माफिया, अधिकारी और पूंजीपति, ये गठजोड़ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? राजनीति का अपराधीकरण हो जाएगा। सारी राजनीति अपराधियों के हाथ में रहेगी। अपराधी चुनाव जीतेंगे, वही कानून बनाएंगे, वही अपने हिसाब से काम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा एनसीआर, बहुत सारे डाटा आते रहते हैं, एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से पार्लियामेंट या विधानसभाओं में बैठे हुए ज़्यादातर मेंबर्स, लगभग 45%, उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेज हैं। सीरियस क्रिमिनल चार्जेज वाले लोग विधानसभाओं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं।
तो वो कैसे कानून बनाएंगे, जनता के लिए कि अपने लिए? समझ रहे हो? और जो जितना बड़ा अपराधी होगा उसके चुनाव जीतने की संभावना उतनी ज़्यादा है, होती है ना। कि जो बड़ा माफिया है, बड़ा नाम है कि भाई साहब इसने 10 मर्डर किया है, 4 बार डकैती की है, लूट की है, हत्या की है, ज़मीन कब्जाई है, लोग सरकारी ज़मीन और लोगों की ज़मीन, वो ज़्यादा चुनाव जीतेगा। समझ रहे हो? तो ये सारी समस्याएं हैं। तो फिर वो लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे तो क्या क्या बनेगा, कैसा कानून बनेगा? अपने हिसाब से बनेगा। ठीक है, अगला लिख लो, समय और धन का अपव्यय। धन का अपव्यय, धन का अपव्यय मतलब बर्बादी, समय और पैसे की बर्बादी एक तरह से। और नेक्स्ट है राजनीतिक दलों में सत्ता का केंद्रीकरण। राजनीतिक दलों में सत्ता का केंद्रीकरण। अब देखो, हर राजनीतिक दल में ना एक ही 2 लोग हैं जो पूरी सत्ता के केंद्र में हैं। एक तरह से जो होता है इनर पार्टी डेमोक्रेसी, इनर पार्टी डेमोक्रेसी खत्म हो गई। आंतरिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, जैसे किसी भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए प्रॉपर चुनाव होना चाहिए। और चुनाव कौन करेगा? उस दल के मेंबर, सदस्य करें कि हमारे दल का अध्यक्ष ये होगा, उपाध्यक्ष ये होगा, महामंत्री ये होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शीर्ष के कुछ लोग जो पहले से अध्यक्ष हैं, जिनका पार्टी में अच्छा दबदबा है, वही डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, अब मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, तो इनको बना देते हैं, ये अपने बहुत खास हैं, बहुत क्लोज है। तो बस अपने खास आदमियों का, अपने क्लोज लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता जा रहा है। और इसीलिए सत्ता, हर दल के केंद्र में कुछ ही लोग केंद्र में हैं, कुछ ही लोग शीर्ष पे या जो हैं वही है। और पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिकल पार्टियां होती जा रही हैं। हर पार्टी अपना एक बड़ा नेता और उसी के इर्द गिर्द सारी राजनीति। जैसे देखो, कांग्रेस में भी 1-2 बड़े नेता हैं, बीजेपी में 1-2 बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी में हैं, सपा में हैं, बसपा में, सब। क्या वही सबसे इंपॉर्टेंट है? आम जनता, उसके जो राजनीतिक दल के जो सदस्य हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है? लेकिन है ऐसा कि वही इंपॉर्टेंट है, वही उनके इर्द गिर्द सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सत्ता का क्या हो रहा है? केंद्रीकरण। और कॉन्सेप्ट क्या था कि जब संविधान बना तो सत्ता का होगा विकेंद्रीकरण। गांधी जी का कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का, लेकिन हो गया उल्टा। देखो, हर आदमी शक्ति को, पावर को कैप्चर करना चाहता है, पावर कोई अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता। समझ रहे हो? इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और मैंने कल आपको टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बता दिया था। क्या क्या बता दिया था, बताओ? संख्या के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, भौगोलिक आधार पर। ठीक। तो उसके भी कुछ अपने मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, एक दलीय प्रणाली के, द्विदलीय प्रणाली के, बहुदलीय प्रणाली के, सबके अपने मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं। बात समझ आ रही है? तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि भारत में राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है। अब देखो कैसे, आज़ादी के बाद 1947 के बाद से लगभग 1967 तक एक दलीय प्रभुत्व रहा इंडिया में। कौन सा दल था वो? कांग्रेस। एक दलीय प्रभुत्व, एक ही दल केंद्र में, राज्यों में, सब जगह छाई हुई थी। 1967 के बाद धीरे धीरे बहुदलीय, मतलब एक्चुअल में बदलता रहा है सिस्टम लगातार। कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक एक दलीय, फिर बहुदलीय, फिर से एक दलीय। जब किसी एक पार्टी की फुल मेजोरिटी आ जाए, समझ लो एक दलीय प्रभुत्व हो गया। जैसे 2014 से फिर से चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने, जैसे 1947 से 1967 तक को कांग्रेस सिस्टम कहा था, 2014 से लेकर 2024 तक को इसको बीजेपी सिस्टम कर रहे हैं। रजनी कोठारी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा कहा। कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया था शुरुआत में, कि जब कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। लेकिन बीच में छोटे छोटे राष्ट्रीय जो क्षेत्रीय दल थे, उनका महत्व बड़ा बड़ा। गठबंधन की राजनीति का दौर था जब। अब होता क्या है, गठबंधन की राजनीति के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। कैसे? ये तो बात हुई है कोलिशन, मैंने जब पढ़ा था कोलिशन पॉलिटिक्स,
कि कोई डिसीजन आसानी से लिया नहीं जाएगा टाइम फ्रेम में, है ना। लेकिन फ़ायदे क्या हैं कि सभी लोगों को संतुष्ट समावेशी विकास के फ़ायदे मिलेंगे, सभी एरिया का डेवलपमेंट होगा, इंक्लूजन होगा, सोशल इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें होंगी। बात समझ में आ रही है? यस। तो किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम में जितना महत्व सरकार का है उतना ही महत्व विपक्ष का है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो क्या होगा? तानाशाही रवैया, तानाशाही बढ़ेगी। सरकारें किसी की क्यों सुनेंगी? क्योंकि उनके सामने कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये सारा सिस्टम चलेगा। लेकिन एक बड़ा फैक्टर इसमें एंट्री करता है 1980s के बाद, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन। सरकार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका है इसकी, समझ रहे हो। राजीव गांधी का टाइम पहली बार इंडिया में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन होता है, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होता है, टेलीविज़न आता है। अब देखो पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में लाइव प्रसारण होता है, क्या कार्यवाही चल रही है, कौन क्या बोल रहा है, क्या डिबेट हो रहा है, लाइव प्रसारण हो रहा है, लोग देख रहे हैं। तो इससे उन लोगों की क्या बढ़ी? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि हम जो बोल रहे हैं पूरी देश सुन रहा है, पूरी जनता सुन रही है। लेकिन इसका एक नेगेटिव फैक्टर ये है कि सब अपने आप को फिर दिखाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे विरोध ही करेंगे, फिर विरोध करने के लिए करेंगे, दिखाने के लिए करेंगे, बिल में आ जाएंगे, हंगामा करेंगे, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि जो हमारे क्षेत्र के लोग देख रहे हैं उनको लगे कि हमारा आदमी जो चुनौ के भेजे हैं कुछ कर रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं सो रहा है चुपचाप बैठे गया हुआ। हाँ बताओ, पूछो। ये ऐसे क्यों थपथपाते हैं लोग सब, हम सब बैठ के बजाते हैं ऐसे? तो वो देखो, जब किसी का समर्थन करना होता है, समझ रहे हो, कोई किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छा बिल लेके आया है, तो लोग उसका समर्थन करेंगे पीठ थपा के, ऐसे बेंच पे मार के, समझ रहे हो। और एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट इंडियन ये भी नहीं है, ये सारा कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। आप जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट देखोगे वहाँ वो लोग ऐसा करते हैं। और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग बहुत बड़ा भाग 1935 जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसको कॉपी किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ही कॉपी की है, इसी वजह से वही है। वरना हमारे यहाँ तो मेज थपथपाने का कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे यहाँ तो ताली बजाने का कॉन्सेप्ट है। बाहर देखोगे ताली बजाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट में जाएंगे तो मेज थपथपाएंगे। ब्रिटेन वालों, अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट, ये भी एक कॉलोनियल माइंडसेट है, उपनिवेशी मानसिकता। अब हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी बात करते हैं कि उपनिवेशिक मानसिकता खत्म करनी है। सबसे पहली बात तो वही खत्म करें, पार्लियामेंट से ही खत्म किया जाए, शुरुआत किया जाए, समझ रहे हो। तो बहुत सारी कर देंगे, उनके लिए बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। ध्यान देना आया होगा, आए जाकर कर देंगे कि अब से कोई मेज नहीं थपथपाएगा, सब ताली बजाएंगे, हो सकता है, समझ रहे हो। तो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।